नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव के कहानी सेगमेंट में आपका स्वागत है। बात आजादी के शुरुआती दिनों की है। उन दिनों पूर्वांचल की राजनीति में एक युवा तुर्क चेहरा तेजी से उभर रहा था। परंपरागत राजनीति से इतर उसके बागी तेवर की तपिश दिल्ली तक महसूस होने लगी थी। अपनी जबरदस्त वाक्पटुता और हाजिर जवाबी की वजह से पूर्वांचल की राजनीति में वह खूब शोहरत बटोर रहा था। जी हां, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ही थे। कहते हैं कि राजनीति में उनकी धमक ऐसी थी कि सीधे प्रधानमंत्री बन गए और अपने बेहद ही छोटे कार्यकाल को यादगार भी बना दिया। पर यह सभी कुछ हुआ कैसे, इसकी बेहद ही दिलचस्प कहानी है। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की दिलचस्प कहानी का सिरा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह की सरकार के पतन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुलता चला गया। दरअसल वह 1990 का दौर था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो चुका था और देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। इस बीच रथ यात्रा पर निकले बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बिहार पहुंचते ही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि यहीं से कहानी में मोड़ आने लगा। आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली पहुंची और बीजेपी ने बीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। दूसरी ओर जनता दल की आंतरिक विवाद भी सतह पर आने लगा था। करीब 64 सांसद चंद्रशेखर के समर्थन में गोलबंद होने लगे थे। इधर घटनाक्रम पर नजर गिराए कांग्रेस ने मौके की नजाकत को परख लिया। नतीजा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बात की और विषम राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। बाद में स्वयं चंद्रशेखर ने इसका खुलासा अपने आत्मकथा में किया है। चंद्रशेखर लिखते हैं कि एक दिन अचानक आर.के. धवन उनसे मिलने आए। उन्होंने ही राजीव गांधी से मिलने का प्रस्ताव दिया। चंद्रशेखर लिखते हैं कि जब वे धवन के घर गए तो वहां राजीव गांधी पहले से मौजूद थे। बातचीत में राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से सरकार बनाने की पेशकश कर दी। राजीव गांधी चाहते थे कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन देगी। हुआ भी यही। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और 8 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस बीच खबर आने लगी कि कांग्रेस के लोग सरकार में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बेवजह का यह हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था। इधर कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने का एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया था। कांग्रेस के लोग कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जासूसी के लिए हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही को राजीव गांधी के घर के बाहर ड्यूटी पर लगा दिया है। खबर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक पहुंच गई और वो बेहद ही आहत हुए। इससे पहले कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती, चंद्रशेखर ने स्वयं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर को मनाने के लिए राजीव गांधी ने शरद पवार को भेजा था, पर वो नहीं माने। इसके बाद आम चुनाव का ऐलान हो गया और चुनाव प्रचार के दौरान ही पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति में इतना शोर मचा कि इसमें कई सवाल दबते चले गए। सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार ही क्यों किया। दरअसल यह एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पीछे मुड़ना होगा। आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी और बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का जनादेश मिल चुका था। यहीं से होती है कहानी की असली शुरुआत। कहते हैं कि वह 1 दिसंबर 1989 का दिन था। संसद के सेंट्रल हॉल में जनता दल के नवनिर्वाचित सांसद देश का मुस्तकिल लिखने को बेकरार हो रहे थे। वरिष्ठ नेता मधु दनवते की अगुवाई में
नवनिर्वाचित सांसद अपने नेता के चयन करने को बैठे हुए थे, ठीक उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह अचानक से उठते हैं और संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रख देते हैं। वहां मौजूद चंद्रशेखर राजनीति के इस तुरपाई को समझ नहीं पाए और तत्काल ही प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। इसके बाद पूरा सेंट्रल हॉल सन्नाटे में डूब गया, सभी भौचक हो गए। इसी सन्नाटे के बीच देवीलाल ने अपना पत्ता खोला और अपना नाम वापस लेते हुए बीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव कर दिया। अब समर्थन करने की बारी अजीत सिंह की थी। सबसे पहले अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और बाकी के सांसदों की सहमति मिलते ही मधु दंडवते ने बीपी सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। यानी बीपी सिंह का प्रधानमंत्री बनना अब तय हो चुका था। देवीलाल का कहना था कि चुनाव का यह परिणाम बीपी सिंह के राजनीतिक कौशल की परिणति है, लिहाजा बीपी सिंह को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चंद्रशेखर ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और जनता दल में असंतोष का बीजारोपण हो गया। चंद्रशेखर ने तब कहा भी था कि उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि यह पूरा स्क्रिप्ट अरुण नेहरू ने तैयार किया था। सच्चाई चाहे जो हो, पर चंद्रशेखर के मन में प्रधानमंत्री नहीं बनने की टीस आगे चलकर जनता दल पर भारी पड़ने वाला था। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बैठक के बाद बिजू पटनायक और देवीलाल दोनों उनसे मिलने आए और उप प्रधानमंत्री बनने का उनको प्रस्ताव भी दिया, किंतु चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 1 साल बाद चंद्रशेखर का यह सपना भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर के 8 महीने का कार्यकाल उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उस दौर के पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने पर कई रोचक जानकारी पढ़ने को मिल जाता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मालदीव जाने का मौका मिला। प्रचलन के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के भाषण का स्क्रिप्ट तैयार करके प्रधानमंत्री को दे दिया था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने रास्ते में ही यानी हवाई जहाज पर उस स्क्रिप्ट को पढ़ा भी, किंतु उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया और बिना किसी को कुछ बताए अंतिम क्षणों में उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने से इनकार कर दिया और सार्क के मंच से अपनी भाषण शैली का ऐसा जलवा बिखेरा कि बाद में कई कहानी बनती चली गई। चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रहे एसके मिश्रा ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बाद में खुलासा किया था कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चंद्रशेखर के भाषण से इतने हिल गए कि उन्होंने अपने स्क्रिप्ट राइटर रियाज खोखर को बुलाकर फटकार तक लगा दी। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त बनकर रियाज खोखर दिल्ली पहुंचे और तब उनको पता चला कि सार्क में दिए गए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भाषण स्क्रिप्टेड नहीं था। एसके मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में एक और खुलासा किया। कहानी दिलचस्प है। हुआ यह कि कश्मीरी आतंकियों ने गुलमर्ग से स्वीडन के एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया। स्वीडिश राजदूत ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलकर गुहार लगाई और चंद्रशेखर ने तत्काल ही पाकिस्तान के अपने समकक्षी नवाज शरीफ से हॉटलाइन पर संपर्क करके 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी कि स्वीडिश नागरिक रिहा नहीं हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको आतंकी घटना बताते रहे। इधर चंद्रशेखर ने अपनी बात कहने के बाद फोन काट दिया। अगले ही रोज स्वीडिश नागरिक को आतंकियों ने रिहा कर दिया था। इसको लेकर उस दौर के मीडिया में बहुत कुछ कही और लिखी भी गई थी। चंद्रशेखर ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उस वक्त देश हिंसा की आग में झुलस रहा था। बड़ी संख्या में युवा आत्महत्या कर रहे थे। करीब 75 से अधिक स्थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ था। कहा जाता है कि बहुत ही विपरीत स्थिति में चंद्रशेखर की ताजपोशी हुई थी। ऐसे में हालात की समीक्षा करने हेतु सरकार बनने के तीसरे दिन चंद्रशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में ही वित्त सचिव बिमल जलान ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बताया कि देश आर्थिक संकट की चपेट में है। हालात इतने खराब थे कि देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
सिर्फ 3 हफ्ते की ही शेष बची थी। विश्व बैंक से तत्काल कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा था। बहुत कम लोगों को पता है कि चंद्रशेखर ने अपनी सूझबूझ के बूते देश को इस संकट से बाहर निकाला। यहां आपको बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कर्ज लेने की जगह देश का 55 टन सोना गिरवी रखने का जोखिम भरा निर्णय लिया। कालांतर में इस निर्णय की वजह से हमारा देश मुद्रा कोष के दबाव और भुगतान संकट से उबरने में कामयाब भी हुआ। हालांकि इस फैसले के लिए उस समय चंद्रशेखर की बड़ी आलोचना हुई थी। अध्ययन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए। अपने बेहद ही छोटे कार्यकाल में चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद का समाधान करने की बड़ी ईमानदार कोशिश की। कहा तो यह भी जाता है कि वे बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हो गए, किंतु नतीजे पर पहुंचने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर ने असम में चुनाव कराने और उस दौर में पंजाब और कश्मीर समस्या के समाधान की ओर भी गंभीर कदम बढ़ा दिए थे। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि चंद्रशेखर ने जिस गति से काम करना शुरू किया था, यदि वे 1 साल और रह जाते तो देश की कई गंभीर समस्याओं का उस कालखंड में ही समाधान हो गया होता। कहते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर कभी भी 7 रेस कोर्स रोड के सरकारी आवास पर नहीं रहे। वो या तो 3 साउथ एवेन्यू वाले अपने घर में सोते थे या भारत यात्रा आश्रम में। उनका दिन सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता था। सुबह योग और व्यायाम से शुरू होता था। उनको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। जब वो घोटसी आश्रम में रहा करते थे तो अक्सर समीप के पहाड़ी के ऊपर टहलने चले जाते थे। उनका खाना बहुत ही साधारण होता था। अक्सर रोटी और सब्जी लेना पसंद करते थे। कम उम्र में ही उन्होंने मांसाहार लेना छोड़ दिया था। बलिया से सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बने और एक बार बलिया आए। तब भी उसी छोटे से कमरे में रहने की उन्होंने फरमाइश करके उस दौर में सभी को चौंका दिया था। राजनीतिक यात्रा की बात करें तो कहानी की शुरुआत 1951 से होती है। सोशलिस्ट पार्टी का यह युवा वर्कर शुरू से ही तीखे तेवर के साथ अपनी पहचान बनाने लगा था। बेबाकी का आलम यह था कि राजनीति में जितने दोस्त बने उससे अधिक दुश्मन बन गए। इसी फेहरिस्त में उस दौर के महान समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। दरअसल हुआ यह कि बलिया के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आचार्य नरेंद्र देव को आमंत्रित करने की इच्छा लेकर चंद्रशेखर इलाहाबाद गए, किंतु वहां पहुंचकर पता चला कि आचार्य बीमार हैं। उनको देखने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए हुए थे और उस वक्त वहीं पर मौजूद भी थे। आचार्य ने डॉक्टर लोहिया को ले जाने की सलाह दे दी। लोहिया को कलकत्ता जाना था। तय हुआ कि बलिया होते हुए कलकत्ता चले जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए चंद्रशेखर को एक जीप की व्यवस्था करनी थी। कहते हैं कि जीप आने में थोड़ी देर हो गई और लोहिया स्टेशन पर पहुंचते ही जीप के बारे में सवाल पूछने लगे। इससे चंद्रशेखर इतने भड़क गए कि डॉक्टर साहब को स्टेशन से ही विदा होना पड़ा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही जीप आ गई, पर तब तक बात बिगड़ चुकी थी। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हर क्षेत्र में अपनी अग्रिम पहचान के लिए जाना जाता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना में बहादुरी दिखाने का हो या फिर अपराध ही क्यों न हो। पूर्वांचल के लोगों ने खेल की दुनिया और फिल्म की दुनिया से लेकर लेखन तक में अपनी मौजूदगी का दुनिया को मजबूत एहसास कराया है। इसी इलाके से राजनीति में दस्तक देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने राजनीति में एक हस्ताक्षर बनकर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 को चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। राजनीति में मास्टर डिग्री लेने के बाद 1951 में चंद्रशेखर ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में कदम रख दिया। उन दिनों सोशलिस्ट पार्टी अंतरकलह की दौर से गुजर रही थी। चंद्रशेखर को यह बात रास नहीं आई और बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। चंद्रशेखर के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1962 में होती है। उसी साल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि इसके बाद उन्होंने राज्यसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा
और लगातार लोकसभा का चुनाव ही जीतते रहे। साल 1984 में लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके बाद 1989 में 2 जगह से यानी बलिया और महाराजगंज से चुनाव लड़ा, दोनों सीट से जीत गए। बाद में महाराजगंज से त्याग पत्र देकर बलिया से सांसद रहे। वर्ष 1967 में कांग्रेस संसदीय दल का नेता रहते हुए युवा तुर्क चंद्रशेखर ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से बैर मोल लिया था। वे पार्टी में अपना स्वतंत्र विचार और सार्वभौमिकता को प्रश्रय देना चाहते थे। आलम यह था कि चंद्रशेखर इंदिरा गांधी के सामने भी झुकने को तैयार नहीं थे। बात 1971 की है। इंदिरा गांधी के मना करने के बाद भी चंद्रशेखर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव लड़ गए और चुनाव जीत भी गए। किंतु यहीं से चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बात तब बिगड़ गई जब कांग्रेस में रहते हुए चंद्रशेखर ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का खुलेआम समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर की गई सैनिक कार्रवाई का भी उन दिनों पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया कांग्रेस में रहते हुए। इस बीच 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, जनता पार्टी की स्थापना की और 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पटक ऐसी कि 77 में अपनी ही सरकार में मंत्री बनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। आपातकाल के दौरान जेल में रहते हुए चंद्रशेखर ने एक डायरी लिखी थी, जो बाद में मेरी जेल डायरी के नाम से प्रकाशित भी हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि चंद्रशेखर एक कुशल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल पत्रकार भी थे। उन्होंने 1969 में दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया की स्थापना की और स्वयं इसके संपादक भी रहे। आपातकाल के दौरान मार्च 1977 से जून 1975 तक यंग इंडिया को बंद कर दिया गया था, किंतु फरवरी 1989 से पुनः इसका प्रकाशन शुरू हो गया। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे लोगों से जुड़ना जानते थे। इसके लिए उन्होंने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली के राजघाट तक लगभग 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और निरंतर उनसे जुड़े रहने के लिए उन्होंने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग 15 भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना करके अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों से जुड़े रहे। कहते हैं कि 8 जुलाई 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हम सभी को छोड़कर अनंत यात्रा पर भले ही चले गए, पर उनकी स्मृति युगों युगों तक हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी रहेगी। नमस्कार।